Hello friends and students, Namaskar. Today we are going to start Organic Chemistry, some basic principles and techniques. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है. तो द वर्ड ऑर्गेनिक signifies life, therefore all substances which were obtained directly or indirectly from living organisms, plants and animals were called the organic compounds. And the branch of chemistry which deal with these compounds was called organic chemistry. तो देखिए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, शेप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हैं, करेक्ट, उनका शेप क्या होगा, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट डिफरेंट कार्बन एटम एंड डिफरेंट कार्बन एटम जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर. तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है. आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अंडरस्टैंड रीजन फॉर टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. मतलब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी क्यों होती है और उसकी शेप क्या होंगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर. राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन वेरियस वे, और कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. क्लासीफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. नेम द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड आल्सो डिराइव देयर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द गिवन नेम्स. मतलब यहाँ पर हम कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, ट्राइवियल नेम एज वेल एज IUPAC नॉमेनक्लेचर. एंड नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन जो मैकेनिज्म होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, वो मैकेनिज्म किस तरीके से होती है उनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड इसके बाद पढ़ेंगे हम रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है. एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. और अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्वांटिटेटिवली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करेंगे तो कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें यूज होते हैं वो भी इस चैप्टर में हमको स्टडी करने के लिए मिलेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है, देखिए, इन 1675 निकोलस लेमरी हैड डिराइव्ड केमिकल सब्सटेंसेस इनटू 3 पार्ट्स. यानी एन लेमरी जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला उन्होंने बताया मिनरल सब्सटेंसेस, दूसरा बताया वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड तीसरा है एनिमल सब्सटेंसेस. तो मिनरल सब्सटेंसेस का क्या मीनिंग होता है. तो मिनरल सब्सटेंसेस का मतलब है विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, मतलब जो चीजें हमको मिनरल से मिली है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा, ये सारी सभी चीजें जो है हमको मिनरल से मिलते हैं, इसके लिए इनको मिनरल सब्सटेंसेस कहा गया. अगली जो कैटेगरी है वो है वेजिटेबल सब्सटेंसेस, यानी विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स, एग्जांपल शुगर, सिट्रिक एसिड एटसेट्रा. ये सभी चीजें जो है हमको वेजिटेबल सब्सटेंसेस से मिली है, इसलिए इनको वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहा गया है. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन वो है आपका एनिमल सब्सटेंसेस. तो एनिमल सब्सटेंसेस का मतलब है विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो चीजें हमको एनिमल से मिली है, एग्जांपल एल्बुमिन, ठीक है, जिलेटिन एटसेट्रा. ये सारी चीजें जो है हमको एनिमल से मिलती हैं, इसके लिए
इनको एनिमल सब्सटेंसेस कहा गया है। तो ये 3 कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू निकोलस, मिनरल सब्सटेंसेस, vegetable substances and animal substances, correct? But after some time, when many of the chemical substances were discovered, it was found that some of them can be obtained from both vegetables and animals. लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे chemical substances जो है वो डिस्कवर हुए, और डिस्कवर होने के बाद ये पता चला कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो हमको वेजिटेबल से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज फेल्ड। तो ये ऊपर वाला जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा वो क्या हो गया, फेल हो गया। सो केमिकल सब्सटेंसेस वर देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद में केमिकल सब्सटेंसेस को फर्दर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये माना गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स यानी आपके प्लांट हो गया, ठीक है, आपके एनिमल्स हो गए, है ना, तो उनसे जो भी चीजें हमको मिल रही है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहा गया कि कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जो भी चीजें जहां से मिली है, करेक्ट, अर्थ क्रस्ट से मिली हो, करेक्ट, ये मिनरल जो भी है वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिसाब से वाइटल थ्योरी का क्या मीनिंग है, करेक्ट, यानी इसको VFT बोलते हैं, और VFT का मतलब होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो देखिए, बाय बर्ज़ेलियस इन 1815 अप टू 1815 एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब। मतलब 1815 तक ये माना गया, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। सो बर्ज़ेलियस सजेस्टेड दैट देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वाज नेम्ड एज वाइटल फोर्स। तो उन्होंने कहा कि एक ये वाइटल फोर्स जो है इसके कारण ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जनरेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, करेक्ट। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। एंड सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये वाइटल फोर्स हमारे पास नहीं है। दिस थ्योरी वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। बट इन 1828, लेकिन 1828 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट वोलार सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। लेकिन वोलार ने 1828 के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जिसका नाम था यूरिया, विच वाज यूरिया। सो VFT वाज फेल्ड। तो इसके लिए वाइटल फोर्स थ्योरी है वो भी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन के लिए फेल हो गया। एंड यूरिया वाज सिंथेसाइज इन लैब बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट, करेक्ट। तो देखिए, अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, करेक्ट। जैसे उसको लेबोरेटरी में हीट किया गया तो हमको मिला यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2 NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया। तो मतलब ये हुआ कि सबसे जो फर्स्ट जो कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया वो है यूरिया। और यूरिया के अलावा द पायनियर सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे। कोल्बे ने एसिटिक एसिड को क्या किया, सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में, जो कि 1845 में हुआ। उसके बाद मीथेन बाय बर्टलट, जिन्होंने 1856 में मीथेन को क्या किया, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। और उसके बाद से तो हर दिन अभी नए नए जो कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको कहा जाता है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं आपके एल्कीन, एल्काइन, करेक्ट, यानी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, करेक्ट। और उनके डेरिवेटिव जो है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या क्या क्या होती है। सबसे पहले आता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो कार्बन जो है आपको पता ही है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, और उसमें एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से कार्बन जो है वो न्यूमेरस कंपाउंड क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो कार्बन एटम हैज ए प्रॉपर्टी बाय विच
It can join with other carbon atom and form long chain or a ring of different size and shapes. मतलब कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एक दूसरे कार्बन से कनेक्ट होकर के वो लॉन्ग चेन बना सकता है, वो रिंग बना सकता है डिफरेंट साइज एंड शेप्स का। तो ये जो टेंडेंसी होती है इसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो इफ कोवेलेंसी ऑफ एटम इज मोर देन कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज आल्सो मोर। इसका मतलब है कि जिसकी ज्यादा जितनी कोवेलेंसी होगी उसका कैटेनेशन बिहेवियर भी ज्यादा होगा। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा गया है कि कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है और उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मोस्टली आइसोमेरिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिबिट्स होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस का मतलब ये होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप के दो ऐसे सक्सेसिव मेंबर होते हैं जिनके फॉर्मूले में CH2 यूनिट का क्या होता हो, डिफरेंस होता हो। करेक्ट। तो यानी दोनों फॉर्मूले में, तो इसमें हमेशा ये चीज याद रखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप को कंपेयर करना है। यदि आप मान लीजिए आप एल्केन को कंपेयर कर रहे हो तो मीथेन और इथेन जो है C2H6, करेक्ट, ये दोनों होमोलोगस मेंबर हैं। तो सक्सेसिव मेंबर ही होगा जिसके फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है। करेक्ट। आगे हम फर्दर और डिटेल से पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है पॉलीमराइजेशन। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन भी शो करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पोसेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इनकी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो काफी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स रखते हैं, करेक्ट, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स रखते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट आता है देयर प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय सर्टेन एक्टिव एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये हुआ कि कार्बनिक कंपाउंड जो भी होंगे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होंगे उनमें कोई न कोई क्या होगा, एक सर्टेन एक्टिव एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कोई न कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर अटैच होगा। दूसरा है दे आर मोस्टली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये हुआ कि वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। करेक्ट। क्यों? इसका रीजन ये है कि वाटर जो है वो पोलार होता है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलार होते हैं। तो नॉन पोलार जो है वो पोलार में डिजोल्व नहीं होते हैं, इसके लिए वो वाटर में ज्यादातर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, करेक्ट, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें सब ज्यादातर क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। बिकॉज वहां पर लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल क्या होता है, यूज होता है, यानी नॉन पोलार डिजोल्व इन नॉन पोलार। एंड नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे आर कंबस्टिबल इन नेचर। मतलब हम उनको क्या कर सकते हैं, कंबस्ट कर सकते हैं और एज ए उनको फ्यूल मटेरियल यूज किया जा सकता है। तो ज्यादातर सभी के सभी ज्यादातर क्या होते हैं, कंबस्टिबल इन नेचर होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये हुआ कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी नियर बाई क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है या नियर बाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करेक्ट। तो वो जो आपस में कंबाइंड होकर के नए ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब बनता है जब s एटॉमिक ऑर्बिटल 1 हो और p एटॉमिक ऑर्बिटल 3 आपस में क्या हो, मिक्स हो। तो नए सेट जो बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3। और कितने बनेंगे, वो जितने नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर में बनेंगे। यानी एक आपका s है और 3 यहाँ पर p है, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा
sp3 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 एंड sp3 सभी की शेप भी सेम होगी और सबकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। करेक्ट। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड रहते हैं, करेक्ट, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी सिंगल बॉन्ड रहेंगे उन सब में उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। करेक्ट। उसके बाद में देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब अल्केन कहा गया है। करेक्ट। जिसमें क्या होता है, ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ किया है। करेक्ट। तो अल्केन जो है, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट। तो सभी अल्केन्स के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp3 होगा। उसके बाद आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, जो नंबर में 3 होंगे और उनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके कौन से हाइड्रोकार्बन में मिलेगा, तो ये उस हाइड्रोकार्बन में मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड का जो कार्बन होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। करेक्ट। यानी एल्कीन जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो एल्कीन का जो कार्बन होगा, करेक्ट, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। करेक्ट। उसके बाद तीसरा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है मोस्टली आपको हाइड्रोकार्बन में मिलेगा वो आएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक s और एक p दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करके और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फिनोमिना कहलाती है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये ज्यादातर उन हाइड्रोकार्बन में मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। करेक्ट। एक चीज और बता देता हूं आपको इसके साथ, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। करेक्ट। तो सिंगल बॉन्ड सभी क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल में हम देखेंगे कि हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने यूज हुए हैं। करेक्ट। उसमें p के कैरेक्टर कितने हैं, करेक्ट, या नंबर ऑफ अनपेड पीज कितने हैं या अनयूज कितने हैं, करेक्ट, कि जो इसमें बचे हुए हों। करेक्ट। sp2 में कितने होंगे, sp में कितने होंगे। तो इन सब की जो प्रॉपर्टी है, मतलब हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जो हमने पढ़ा, sp3 sp2 और sp होगा। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल यूज, कौन कौन से ऑर्बिटल उसमें यूज हुए हैं वो फॉर्म करने के लिए, करेक्ट, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर नंबर ऑफ अनयूज्ड p ऑर्बिटल, कि कितने p जो है अभी अनयूज बचे हुए हैं। एंड उसके बाद बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फिर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे, कौन कौन से बॉन्ड एंगल होंगे। उसके बाद हम ज्योमेट्री देखेंगे, मॉलिक्यूल, है ना, कि आपका ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या प्रेडिक्शन, मतलब क्या हो सकती है ज्योमेट्री, उसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद परसेंटेज एस करेक्टर की बात करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले चलिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन से पार्टिसिपेट हुए हैं। तो इसमें देखिए मैंने बताया आपको एक 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल है 4। तो sp3 जो है वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। करेक्ट। अब ये आपको पता है कि s में एक ही ऑर्बिट होता है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, s एटॉमिक ऑर्बिटल में आपका एक ऑर्बिट होता है, 1 ऑर्बिट, और p के अंदर जो होते हैं वो 3 ऑर्बिट होते हैं। करेक्ट। वो आपको पहले से ही पता है कि एक का नाम है px, एक का नाम है py और एक का नाम होता है pz एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए sp3 की जब हम बात करें तो sp3 में क्या होता है, एक s और 3p जो है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 3p पार्टिसिपेट कर गए हैं, तीनों के तीनों, px भी, py और pz भी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनयूज p ऑर्बिटल जो है वो 0 बचे हुए हैं, मतलब नील है, ऐसा कोई भी बचा नहीं है जो पार्टिसिपेट किया नहीं है। करेक्ट। यहाँ पर हम बॉन्ड की बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में,
तो सभी के सभी जो 4 बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका शेप ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है उसका, करेक्ट। तो ये भी sp3 है, ये भी हमारा sp3 है, ये भी हमारा sp3 है और ये भी हमारा sp3 है, करेक्ट। तो मतलब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम होगा यहाँ पर, करेक्ट। तो इस सेंट्रल एटम में हमारी ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चारों के चारों जो बॉन्ड हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे, करेक्ट। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर हमारी बनी हुई है, जिस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, करेक्ट। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी और इस स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, 109.5 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो ये इसकी जो शेप होगी, शेप ऊपर लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। अब बात आती है कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 एस और 3 पी है, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो 25% है यहाँ पर, और परसेंटेज पी कैरेक्टर जो है, क्योंकि वहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 75% पी कैरेक्टर है, करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें 1 s और 2 p यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यानी आपका px एंड py मान लीजिए पार्टिसिपेट किए हैं, तो pz यहाँ पर क्या है, वो आपका अनयूज है। तो एक ऑर्बिटल ऐसा है जो आपका क्या है, यहाँ पर अनयूज है। तो यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड की यदि बात करें, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी शेप बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम में एक बॉन्ड ऐसा होगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर ऐसा होगा, यानी 120 डिग्री के एंगल पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है सिचुएटेड है। तो इसकी शेप को यदि आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपकी शेप जो है वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जब आप सिग्मा की बात करोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने बना सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, करेक्ट। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे, तो एक ऑर्बिटल जो हमारा pz जो है वो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो साइड वे ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना लेता है, करेक्ट। तो जब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे, है ना, तो उसमें हमारे क्या होंगे, 3 सिग्मा होंगे, करेक्ट, और एक तरफ हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, मतलब वहां पर एक पाई मतलब बॉन्ड भी होगा, करेक्ट। इसमें यदि हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाता है, 33.33% हो जाता है, और परसेंटेज पी कैरेक्टर हमारा हो जाता है यहाँ पर 66.66% हो जाता है, करेक्ट। हेलो हाँ 3:15 मतलब अभी 3:15 ना, ठीक है ठीक है हाँ 3:15 ठीक है ओके। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, करेक्ट। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है कि 1s होता है और एक 1 क्या होता है, p होता है, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल s है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल p है। तो यहाँ पर 2 जो p ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो दोनों की दोनों क्या बनाएंगे, साइड वे ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 होता है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। अब बात आती है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और यहाँ पर जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही एस है और एक ही पी है, तो 50% इसमें एस कैरेक्टर है और 50% ही क्या है, इसमें पी कैरेक्टर होंगे, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इनका शेप यदि हम देखें तो शेप कैसे बनेगा। तो ये हमारा सेंट्रल एटम होगा, तो एक बॉन्ड आपका इधर है लेफ्ट में और एक है आपका राइट में, करेक्ट। तो मतलब ये लीनियर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 and 2, करेक्ट। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर है आपके
50% एंड परसेंटेज पी करेक्टर भी यहाँ पर आपका कितना है 50% है, करेक्ट। तो ये थे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के अंदर। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट डिफरेंट कार्बन एटम। मतलब ये हुआ कि आपके पास में डिफरेंट कार्बन एटम्स है, कोई सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कोई डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करोगे। तो देखिए इट कैन बी डन बाय 2 मेथड। इसके 2 तरीके हैं, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, इन दिस मेथड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी नोन बाय द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एटम। तो मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो कितने हैं उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको पता कर सकते हो, करेक्ट। तो कैसे पता करोगे, तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं और हम चेक करेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, करेक्ट। तो देखिए यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे कितने हैं, यहां पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यदि 0 है, यानी एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 आ रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड आया है कहीं पर, तो उस कार्बन का हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे 2 आ रहे हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं कहीं न कहीं, या एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वो हमारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा, करेक्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके हाइब्रिडाइजेशन होंगे। तो देखिए फर्स्ट कार्बन देखेंगे, तो फर्स्ट कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेकंड कार्बन में देखिए ये इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर एक जो है वो पाई बॉन्ड आया हुआ है, तो ये sp2 होगा। अगला कार्बन भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हुआ। थर्ड कार्बन जो है वो भी आपका क्या होगा, sp2 होगा। एंड लास्ट कार्बन जो है वो सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अगेन ये sp3 होगा, करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल में हमने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहां पर 0 है मतलब वो sp3 होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहां पर 1 है मतलब वो क्या होगा आपका sp2 होगा, और जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यदि आपके 2 आ रहे हैं मतलब वहां पर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल नहीं आया है, तो हम अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो ये नंबर था एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आप देखोगे कि 3 कार्बन एटम है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन का देखिए, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, एक डबल बॉन्ड में सिग्मा है, तो यानी ये एक ही डबल बॉन्ड है, तो यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर 2 सिग्मा है लेफ्ट और राइट में, लेकिन ये कार्बन के 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ में कनेक्टेड होगा। उसके बाद कार्बन नंबर 3, उसका एक ही तरफ डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी क्या होगा, sp2 होगा। तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता करके ये बता सकते हो कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। चलिए हम 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड N, करेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन का फिर से हाइब्रिडाइजेशन, पहला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अगला जो कार्बन है एक तरफ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, देन अगेन sp2 होगा। अगला कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। फिर अगला कार्बन देखिए वो डबल बॉन्ड से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो अगेन sp3 होगा। एंड नेक्स्ट कार्बन देखिए ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जैसे ही वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाता है मतलब वो sp हो जाता है। और नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp ही होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, करेक्ट, मिक्स टाइप का। अगला है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करें तो देखिए फर्स्ट कार्बन एटम है जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब sp होगा, नो डाउट। अगला कार्बन देखिए, अगला कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो भी sp होगा। अगला कार्बन देखिए एक तरफ सिंगल है, एक तरफ डबल है, मतलब एक ही पाई बॉन्ड है वहां पर, तो ये आपका sp2 में आएगा। और लास्ट कार्बन जो है वो भी एक तरफ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो भी किस में आएगा, sp2 में आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन
sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। उसके बाद में एक सेकंड मेथड है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो। उस सेकंड मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा फॉर्मूला हमारा, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड में वो है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब कितने बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल है प्लस कितने लोन पेयर अवेलेबल हैं, उन टोटल को क्या करना है, कंबाइंड करना है ना। और कंबाइंड करके हम बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो देखिए ईपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम ऑफ द स्पीसीज। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब जितने बॉन्ड अवेलेबल होंगे उसके बेस पे हम बॉन्ड पेयर बता सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड CH एंड CH, करेक्ट। मतलब ये इथीन का एक एग्जांपल है, करेक्ट। किसका एग्जांपल है, इथीन का। तो इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है यहाँ पर, करेक्ट। तो सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया कि कितने ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, करेक्ट। तो उसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। तो देखिए एक तरफ ये सिंगल बना रहा है, एक सिग्मा यहाँ है, बाकी 2 सिग्मा जो है हाइड्रोजन के साथ है, करेक्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर जो है कार्बन के पास में कितने हैं, 3 है। और जब बॉन्ड पेयर 3 आता है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि पहले मेथड में हमने पाई बॉन्ड को कंसीडर किया था, तो इसमें हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो है आपके 3 सेंट्रल एटम के। इसका मतलब इस सेंट्रल एटम का जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए अगला कार्बन वो भी सेम है, करेक्ट। थर्ड एटम जो कार्बन का है वो भी सेंट्रल एटम है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 ही होंगे। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2 होगा। क्लियर। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है नीचे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के बॉन्ड पेयर कितने हैं, ओनली सिग्मा काउंट कंसीडर करना है, पाई को नहीं कंसीडर। तो यहाँ पर 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल है। और जब यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 होंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, करेक्ट। सेकंड कार्बन भी वही ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट में 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड अगला एग्जांपल जो है वो देखिए, ये बेंजीन के रिंग वाला कंपाउंड है, यानी ये बेंजीन है। इसमें आप देख सकते हो बेंजीन रिंग का जो भी कार्बन होता है उसमें भी क्या होता है, बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, क्योंकि बेंजीन का जो कार्बन होता है वो एक तरफ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और एक तरफ हाइड्रोजन से, और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से कनेक्टेड होता है, रिंग के कार्बन से। मतलब ये हुआ कि वहां पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, तो यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर हमको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसीलिए ही मतलब बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है रिंग का, वो भी क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। तो ये हमारे 2 मेथड थे, करेक्ट, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम मतलब जो कार्बन हो या कोई भी दूसरा एटम हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। अब हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे चेक करेंगे या कैसे बताएंगे कि कितने हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल हैं, करेक्ट। तो देखिए इफ कार्बन हैज पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और ओड इलेक्ट्रॉन देन लोन पेयर ऑन कार्बन एटम विल बी 0। मतलब क्या हुआ कि कार्बन हैज पाई बॉन्ड और पॉजिटिव, यदि उसके पास में पाई बॉन्ड बना हुआ है मतलब उसने सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो यूटिलाइज कर लिए, तो मतलब वहां पर लोन पेयर के चांसेस नहीं है। या फिर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, है ना, और ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ऐसे केसेस में लोन पेयर जो है कार्बन के ऊपर कितना होगा, 0 होगा। सेकंड सिचुएशन ये है इफ कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, यदि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है देन लोन पेयर विल बी इक्वल टू 1। तो लोन पेयर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो वो पूरा क्या हो गया, पेयर हो गया है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेल एस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज फॉलो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर से भी हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने अभी भी बताया था, यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मतलब आपका जो बॉन्ड बनेगा
वो आपका ऐसे बनेगा, लीनियर बनेगा, करेक्ट। जब लीनियर बनेगा तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये होगा आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा, करेक्ट। और मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 3 है, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स है, करेक्ट। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। sp2 हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता है, क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, करेक्ट। तो मतलब आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की ही होगी, करेक्ट। तो यानी बॉन्ड एंगल यहां पर कितना होगा, 120 का होगा। यदि मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। और sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, करेक्ट। यदि आपके पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 है, तो ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और जब sp3d होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। मतलब ट्राइगोनल जो है वो 3 एटम जो रहेंगे और सेंट्रल एटम, ये तो एक प्लेन में रहेंगे, और 2 आपके एटम्स जो रहेंगे अबोव एंड बिलो दी प्लेन रहेंगे, करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। तो इसी स्ट्रक्चर जो होती है इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। और इसकी जो शेप है वो कैसे होगी, सेंट्रल एटम ऐसे होगा, ये इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। तो ये है इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप, जिसमें एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा, और 4 जो बॉन्ड होंगे वो आपके प्लेन में रहेंगे, करेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऐसे हम लोन पेयर से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं, करेक्ट, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के, करेक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल्स जिसमें हम लोन पेयर से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इसमें देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर यहां पर 2 हैं, और इस केस में लोन पेयर जो है वो 0 है, करेक्ट। तो यदि हम इसका टोटल कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, वो हमारे पास 2 हैं। 2 हैं तो मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, करेक्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, करेक्ट। अगला जो एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH। इसके ऊपर भी क्या है, सॉरी इसके ऊपर माइनस चार्ज है, क्योंकि प्लस का हमने एक एग्जांपल ले लिया है। इसके ऊपर लेटर से नेगेटिव चार्ज है। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने थे, 2 हैं, और लोन पेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये टोटल जब निकालोगे इलेक्ट्रॉन पेयर EP तो वो 3 हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा, करेक्ट। अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है देखिए CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH3। तो इस केस में देखिए, इस केस में यदि हम कार्बन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन का देखिए, सबसे पहले हम बॉन्ड पेयर की बात करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं। लोन पेयर यहाँ पर कितना है, 0 है, यानी कोई लोन पेयर नहीं है, करेक्ट। अब जब लोन पेयर नहीं होता है तो यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 रहेंगे। तो इसमें भी कार्बन का क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक ट्रिपल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, करेक्ट। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। तो ऐसे कार्बन का बॉन्ड पेयर कितना होगा, यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर जो होगा वो तो है 1, और लोन पेयर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो भी कितना हो गया है,
1 हो गया है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर EP हो जाएगा आपका 2, मतलब आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, करेक्ट। यानी CH3 यानी CH जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड देन CH3। तो यहाँ पर भी देखिए बॉन्ड पेयर कितने होंगे इस कार्बन के, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है हमारे पास 3 एंड लोन पेयर यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है, लोन पेयर 1 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4 आता है। मतलब यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर, करेक्ट। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर से हम उस कार्बन का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बता सकते हैं कि कौन सा साइज बड़ा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का और किसका साइज छोटा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, सिंस s ऑर्बिटल आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द p ऑर्बिटल, यानी हम न्यूक्लियस की बात करें तो s ऑर्बिटल जो है इसके काफी क्लोज में होता है और p ऑर्बिटल इसके क्या होता है, काफी फार होता है। तो इट इज रिजेंबल टू एक्सपेक्ट दैट ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्बिटल द स्मॉलर इट इज। मतलब क्या होगा कि s ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर, मतलब उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। Thus, the decreasing order of the size of the 3 hybrid orbital is opposite to that of the decreasing order of s orbital character in the 3 hybrid orbital। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज s कैरेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर sp3 में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 25% है, करेक्ट। तो मतलब क्या होता है कि s जो स्मॉलर रहता है, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज जो है वो काफी कम है। सेकंड में जो परसेंटेज है वो है 33.33% एंड sp के अंदर जो परसेंटेज जो करेक्टराइजेशन है s का परसेंटेज वो है आपका 50%, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, साइज में बड़ा होगा एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल साइज में क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब ये हुआ कि बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, करेक्ट। तो बेस्ड ऑन परसेंटेज s कैरेक्टर, करेक्ट, तो जहां पर s ऑर्बिटल के परसेंटेज ज्यादा होंगे उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ s ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। तो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब ये हुआ कि s के परसेंटेज जितने ज्यादा होंगे, करेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा उस कार्बन का उतने ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए हमारे वही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 और sp3, इनमें यदि हम परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो sp में परसेंटेज कैरेक्टर s का सबसे ज्यादा है, यानी 50% है। फिर sp2 में 33% परसेंटेज s कैरेक्टर, sp3 में 25% है। मतलब ये हुआ कि परसेंटेज s कैरेक्टर जितना डिक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्टेड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी देन दी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, करेक्ट। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, करेक्ट, क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन वाले से ज्यादा होगी और sp2 कार्बन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस कार्बन से ज्यादा होगी जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, करेक्ट। तो ऐसे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलो। मतलब ये देखिए परसेंटेज s कैरेक्टर, सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर कितने होता है, तो देखिए s, तो s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद उससे
कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की होगी। यानी ये कंबाइंड ऑर्डर दिया गया है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों दिए गए हैं। मतलब ये हुआ s एटॉमिक ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है एंड p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। एंड देन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंटरमीडिएट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें s एंड p दोनों के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किस में होंगे, s में, उसके बाद sp में, sp से ज्यादा sp से कम किस में होंगे, sp2 में, उससे कम sp3 में, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है p ऑर्बिटल की। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आता है बॉन्ड लेंथ वेरिएशन इन हाइड्रोकार्बन। मतलब बेस्ड ऑन हम हाइब्रिडाइजेशन हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का वेरिएशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज एस कैरेक्टर को हम लेते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टराइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी बॉन्ड लेंथ। मतलब ये हुआ यदि आपके कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ करेक्ट ज्यादा है तो मतलब उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 है। लेटर से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो मैंने sp2 हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% हो जाता है, करेक्ट। तो और उसके बाद कार्बन कार्बन में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। मतलब ये हुआ कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा करेक्ट, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो ये इसका जो रिलेशन होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cc बॉन्ड लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ch बॉन्ड लेंथ। यदि हम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ लंबा है, ठीक है, तो मतलब उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, करेक्ट, तो यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर वहां पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो बॉन्ड लेंथ वेरिएशन को भी हम हाइड्रोकार्बन में हम परसेंटेज एस कैरेक्टर से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक टेबल है, इस टेबल में हम देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बॉन्ड का टाइप कौन कौन सा होगा, करेक्ट, कार्बन टू हाइड्रोजन, ठीक है, फिर हम उसकी बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे, उसके बाद हम बॉन्ड का टाइप देखेंगे, कार्बन टू कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, वो किस टाइप का होगा बॉन्ड टाइप, यानी किसके ओवरलैपिंग से बना हुआ है। उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे इसकी भी, करेक्ट, कि उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड का टाइप कार्बन टू हाइड्रोजन। यदि कार्बन टू हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, तो कार्बन का वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3 और हाइड्रोजन का वहां पर क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये एल्केन्स होंगे जो sp3 और s से सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए एल्कीन होगा तो वहां पर फिर क्या होगा, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 होगा और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, s होगा। तो यहाँ पर sp2 और s ओवरलैप से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड sp3 और s के ओवरलैप से बना हुआ है, एक्सियल ओवरलैप, यानी ये सिग्मा बॉन्ड है। यदि मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ बात करें अल्काइन के अंदर यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, तो वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp होगा और एटॉमिक ऑर्बिटल आपका क्या होगा, s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। यदि हम इन सब की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखिए सबसे पहले एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ लॉन्गर रहता है, तो लॉन्गर रहता है तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कितना है, 1.1120 एंगस्ट्रॉम है। सिमिलरली sp2s एल्कीन की यदि हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का लेंथ जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 1.103 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखिए sp/s हाइब्रिडाइजेशन मतलब अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.08 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये हुआ कि यदि आपका कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले से कनेक्टेड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा, डबल वाले से कनेक्टेड है तो बड़ा और सिंगल वाले से है तो और भी क्या होगा, बड़ा होगा, करेक्ट। सिमिलरली बॉन्ड टाइप कार्बन टू कार्बन में देख रहे हैं तो यदि आपका एल्केन है और कार्बन टू कार्बन आपको बॉन्ड लेंथ चेक करना है, ठीक है, यानी ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, ये एल्केन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन टू कार्बन जो चेन लेंथ होगी उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 टू sp3, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp3 टू sp3 के बीच में बना हुआ है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन टू कार्बन। जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर होता है आपका C डबल बॉन्ड C, यानी दो सिंगल बॉन्ड है
और एक डबल बॉन्ड होता है, करेक्ट। तो ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ओवरलैप, वो sp2 होगा, करेक्ट। तो ये एल्कीन में आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp2 ओवरलैप हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, और बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, मतलब बॉन्ड थोड़ा आपका क्या होगा, छोटा हो जाता है। सिमिलरली जब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं एल्काइन की केस में, तो यहाँ पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, मतलब यहाँ पर sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होता है, यहाँ पर ओवरलैप होता है अल्काइन के अंदर, करेक्ट। तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो और भी छोटा हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज एस करैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, और बॉन्ड जो लेंथ है आपकी वो 1.2 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम बॉन्ड लेंथ भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ में कैसे वेरिएशन आएंगे। अगला है बॉन्ड स्ट्रेंथ इन हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, करेक्ट, और कौन सा बॉन्ड जो है वीकर होगा, ये भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए द शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, द ग्रेटर इज द कंप्रेशन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड हेंस ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि बॉन्ड यदि छोटा है मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, करेक्ट, और बॉन्ड जितना लंबा है, करेक्ट, मतलब उसमें बॉन्ड का अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो यदि हम एल्केन एल्किन एल्काइन को कंपेयर करें, ठीक है, तो एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, करेक्ट। तो इससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगा, एल्कीन में होगा, और एल्कीन से ज्यादा किस में होगा, एल्काइन में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर भी कार्बन कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड टाइप है, तो यदि हम एल्केन में बॉन्ड टाइप देखें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका जो बॉन्ड जो ब्रेक करेंगे तो इसको एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, वो है 104 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद देखिए जब डबल बॉन्ड वाले के साथ हाइड्रोजन जब कनेक्टेड होगा, यानी sp2 और s हाइब्रिडाइजेशन वाले में, तब इसकी देखिए डबल बॉन्ड होने से क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी 106 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन टू हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको 121 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। मतलब ये हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ जाता है। उसके बाद कार्बन टू कार्बन देखिए, जब एल्केन में हम बात करेंगे तो कार्बन टू कार्बन क्या हो रहा है, sp3 टू sp3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको 80 टू 90 क्या लगती है, किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ब्रेक करने के लिए 122 टू 164, मतलब एनर्जी बढ़ गई है। एंड ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को ब्रेक करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो हो जाती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वो हो जाती है 123 टू 199। मतलब ये हुआ कि आपके कार्बन के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, या कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, या कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए एसिडिटी से हम कैसे चेक करेंगे हाइड्रोकार्बन का कि किस हाइड्रोकार्बन का एसिडिटी ज्यादा होगा, तो जिसमें परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा होंगे मतलब उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक इन नेचर, मतलब ये हुआ कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वहां से हाइड्रोजन निकलने के चांसेस इतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। दूसरा है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ऑन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर HOH बॉन्ड है, अमोनिया NH3 बॉन्ड है, और CH ट्रिपल बॉन्ड, CH मतलब अल्काइन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम की यदि हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, करेक्ट। तो आपने ये देख लिया। एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि आपकी एटम की ज्यादा होगी मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अल्काइन का एसिडिटी जो है वो आपके वाटर से क्या होता है, कंपैरिजन में कम होता है, बट इसको यदि आप कंपेयर करते हो एल्कीन से और अल्केन से तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, करेक्ट। तो देखिए एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर। मतलब ये हुआ यदि आपके अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर 50% होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर pKa वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है, क्योंकि Ka होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो pKa जितना स्मॉलर होगा एसिडिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और Ka जितना ज्यादा होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि आपको ये पता है कि pKa वैल्यू जो होती है वो माइनस log ऑफ K होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होगा। तो लो pKa मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्काइन में परसेंटेज एस करेक्टर 50% है, अल्कीन में 33% है एंड अल्केन में 25% है, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ pK वैल्यू 25, 44 एंड 50, इन तीनों को यदि हम कंपेयर करें तो pK वैल्यू अल्काइन के केस में लो होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है, और उसका हाइब्रिड वाला कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये था ऑर्डर। तो एस करेक्टर एंड एसिडिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बताया गया है। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होती है, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। pKa जितना कम होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। यदि हमारे पास अल्काइन को ही कंपेयर करना है, मान लीजिए हमारे पास एक अल्काइन है CS ट्रिपल बॉन्ड CH और दूसरा हमारे पास CS ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, तो इन दोनों में हम एसिडिटी की बात करते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस में दोनों ही कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड कार्बन है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नो डाउट। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, यानी आपके दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है sp कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। जबकि हम राइट साइड में CS ट्रिपल बॉन्ड C CH3 की बात करें तो यहाँ पर देखिए sp कार्बन के एक तरफ तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा sp के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, बट इस केस में आपको एक ही H+ आपको मिल पाएगा, करेक्ट। तो मतलब जहां पर H+ निकलने के चांसेस बढ़ेंगे एसिडिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो इसके लिए एसिटिलीन की एसिडिटी जो होगी वो आपकी प्रोपाइन से क्या होगी, ज्यादा होगी। सिमिलरली द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ फॉलोइंग दी ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए आप अल्कोहल दिया है, करेक्ट, वाटर दिया है, अल्कोहल है, अल्काइन है, अमोनिया है, अल्कीन और अल्किन। इनका भी यदि हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो किसका ज्यादा होगा। तो हम थोड़ी देर पहले ही देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन मतलब वाटर का क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा होगा। वाटर से कम एसिडिटी अल्कोहल का होता है, अल्कोहल से कम एसिडिटी कार्बन सेंट्रल एटम है यहाँ पर जो sp कार्बन है तो उसकी होगी, उसकी अमोनिया से क्या होगा, उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसके बाद उससे कम किसकी होगी, एल्कीन की होगी, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, और सबसे कम किसकी होगी, आपकी अल्कीन की, करेक्ट। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके के हमारे पास मतलब वे होते हैं जिससे हम उनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 by 1 हम एक कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है कंप्लीट फॉर्मूला। तो कंप्लीट फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, करेक्ट। तो कंप्लीट फॉर्मूला कैसे, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCHHCHHH, करेक्ट। तो ये जो है ये कंप्लीट फॉर्मूला है किसका, इथेन का है, कंप्लीट फॉर्मूला है। तो कंप्लीट फॉर्मूले में सभी एटम और सभी के बीच के जो बॉन्ड है वो सारे के सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे इथेन को ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास इथीन है तो उसका कंप्लीट पिक्चर क्या होगा, करेक्ट, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये इथीन का है, करेक्ट। तो ये क्या है, ये भी हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। सिमिलरली मान लीजिए इथाइन को लिखना है तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट। तो ये भी हमारा क्या है, इथाइन है, ये भी हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। मान लीजिए हमको अल्कोहल लिखना है, करेक्ट, तो HCHO और H, करेक्ट। तो ये भी जो है हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है अल्कोहल का, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को हम मेथेनॉल कहेंगे, यानी मिथाइल अल्कोहल, करेक्ट। सिमिलरली मान लीजिए इथेनॉल लिखना है तो क्या होगा, CH यानी ये CH3 बन गया और ये CH2 हो गया, उसके बाद में ये OH हो गया, करेक्ट।
तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, करेक्ट। तो ये सब क्या होते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला होते हैं, करेक्ट। तो ऐसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद आते हैं आपके कंडेंस फॉर्मूले, करेक्ट। तो कंडेंस फॉर्मूला मतलब ये हुआ कि अभी अभी आपने देखा कि ईथेन, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं ईथेन। तो ईथेन का कंडेंस फॉर्मूला जो होगा वो है आपका C2H6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये कंडेंस हो गया है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, CH3 एंड CH3 भी लिख सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाने हैं, करेक्ट, यानी उसको छोटा करके लिख देना है। सिमिलरली मान लीजिए आपको इथीन को लिखना है, इथीन को कंडेंस करके लिखना है, तो क्या हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो उसको शो करना जरूरी है। यदि आप वो डबल बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो पता नहीं चल पाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया कंडेंस, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड आपने दिखाए नहीं, तो इस बॉन्ड को आपने, इस कंपाउंड को क्या कर दिया है, कंडेंस करके लिख दिया है। सिमिलरली आपका इथाइन है, इथाइन तो क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, करेक्ट। और आप इसको और छोटा करके लिखना है इथीन को, तो इसको आप C2H4 भी लिख सकते हो, और इसको लिखना है तो C2H2 भी लिख सकते हो। ये सभी क्या है, कंडेंस फॉर्मूले हैं। सिमिलरली आपने मेथेनॉल लिया था अभी, अल्कोहल का फॉर्मूला मेथेनॉल, तो उसको आप लिख सकते हो CH3OH। और मान लीजिए आपने इथेनॉल लिया था, करेक्ट, तो इथेनॉल को लिखना है तो CH3CH2OH भी लिख सकते हो, और छोटा करना है तो C2H5OH भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं ये सब क्या है, कंडेंस फॉर्मूले हैं, करेक्ट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कंडेंस फॉर्मूले के, करेक्ट। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है CH3 CH2 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 एंड CH3, करेक्ट। इस कंपाउंड को हमको कंडेंस करके लिखना है, करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH2 हमारे यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, यानी CH2 तो इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिख देंगे बिना बॉन्ड के CH2 और थ्राइस लिख देंगे, और उसके बाद फिर CH3 लिख देंगे, करेक्ट। तो ये सभी जो फॉर्मूले होते हैं, ये सभी फॉर्मूले क्या है, कंडेंस फॉर्मूले होते हैं, करेक्ट। उसके बाद अगला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला कहते हैं, करेक्ट। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। तो देखिए एग्जांपल्स, तो यहां पर देखिए पहला एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे 7 कार्बन है, तो इसको जिगजैग मोशन में लिखा जाता है। यानी इसी चीज को एक बार जब मैं जिगजैग में लिख दूं, है ना, तो इसको जिगजैग में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हम जिगजैग मोशन में सभी कार्बन को क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। सब जगह पे क्या करें, अभी कितने कार्बन हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए हर को हम क्या लिखेंगे, मतलब हर एंड हमारा CH3 है, करेक्ट। और जहां पर हमारा 2 बॉन्ड कनेक्टेड है वहां पर हमारा एवरी जगह पे CH2 है, और जहां पर ऑलरेडी एक CH3 कनेक्टेड है, ठीक है, एक ब्रांच भी कनेक्टेड है यहाँ पर CH3, तो वो कार्बन को हमको CH समझना है, करेक्ट। ये हमारा CH होगा। तो अगला फिर हमारा CH2 है, यहाँ पर भी हमारा CH2 होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या है, CH2 होगा, करेक्ट। तो और ये हमारा CH3 था। तो अभी आपका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रहती है उसमें ओनली बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। यानी ये तो मैंने आपको दिखाया कि आप ऐसे लिख सकते हो, बट ओनली बॉन्ड दिखाना आपको, तो बॉन्ड दिखाने के लिए इसको कैसे लिखोगे, करेक्ट। तो इसको लिखोगे आप ओनली 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 हो गया, हम उसको 6 तक रखेंगे, ओके। और तीसरा कार्बन जो है वो एक CH3 से कनेक्टेड है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रांच भी डाल देंगे, ठीक। यहां पर हमारा एक क्या है, ब्रांच है।
थर्ड कार्बन पे, तो यहाँ पर हम एक CH3 कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट। यानी टर्मिनल जो रिप्रेजेंट होंगे वो मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्मिनल कौन कौन से हमारे, ये टर्मिनल में आता है, ये टर्मिनल में आता है और ये भी हमारा टर्मिनल में आता है। तो टर्मिनल कार्बन हमारे क्या होंगे, sp3 होंगे। उसके बाद जो दो बॉन्ड से कनेक्टेड है वो sp2 होंगे। तो ये हमारा sp2 होगा, ये हमारा sp2, ये हमारा sp2, ये भी हमारा sp2 होगा। और जो तीन बॉन्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड है वो हमारा क्या होगा, ओनली CH होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अगला एग्जाम्पल है CH3 CH Br CH2 CH3, ठीक है। इसको हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी आते हैं फंक्शनल ग्रुप या जो भी अदर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं उनको प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले जिगजैग मोशन में कार्बन चेन को लिखेंगे, यानी 1 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। हमारे पास 4 कार्बन हो गए हैं, 1 2 3 4। अब देखिए 2 नंबर के कार्बन पे जो है आपका ब्रोमीन क्या है, कनेक्टेड है। तो कोई भी 2 नंबर का जो कार्बन होगा, चाहे आप लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट, तो 2 नंबर कार्बन पे आपको क्या करना है, ब्रोमीन को कनेक्ट कर देना है, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया कंडेंस फॉर्मूला, ओके। अब नॉट ओनली आप ओपन चेन वालों को कर सकते हैं, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बॉन्ड लाइन में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, करेक्ट। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, करेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, करेक्ट, बॉन्ड लाइन के लिए। तो देखिए चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगले एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जो कि साइक्लिक है, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, करेक्ट। तो ये साइक्लिक है, यानी साइक्लो प्रोपेन है इसका नाम, साइक्लो प्रोपेन, करेक्ट। इसको हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिखना है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, ओनली आपको बॉन्ड दिखाने हैं, करेक्ट। हाइड्रोजन और कार्बन को नहीं शो करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन यदि हम ले ले, करेक्ट। तो अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4 साइक्लोपेंटेन। यदि इसको भी बॉन्ड लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला है CH2 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 देन CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसको हमको बॉन्ड लाइन में कनेक्ट करना है, तो वेरी सिंपल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइक्लोपेंटेन, करेक्ट। और मान लीजिए आपका इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, करेक्ट। तो अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है CH2 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 और लेटर से CH2 और यहाँ पर CH है और इस C को मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट है, मान लीजिए क्लोरीन कनेक्टेड है। तो इसको यदि हमको बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो वेरी सिंपल है, करेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन जो है एक रिंग में ड्रॉ कर लेंगे। 6 कार्बन ड्रॉ करने के बाद तो 6 कार्बन ड्रॉ कर दिए और उसमें एक कार्बन के ऊपर क्या लगाएंगे, हम Cl कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हो गए, करेक्ट, यानी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अगला जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी आप 3D में मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, करेक्ट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो ये मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, हमारे पास ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड जो है वो यहाँ है हाइड्रोजन, यानी टेट्राहेड्रल मैनर में यहाँ पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। उसके बाद एक हाइड्रोजन जो है हमारा अबोव द प्लेन है, करेक्ट, यानी हमारे प्लेन के ऊपर है, करेक्ट। तो इसको हम सॉलिड वेज से कनेक्ट करते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन हमारा कहाँ है, यहाँ है, जो हमारे प्लेन के ऊपर है। और एक हाइड्रोजन को हमको कहाँ कनेक्ट करना है, एक हाइड्रोजन को हमको कनेक्ट करना है
बिलो दी प्लेन, करेक्ट, यानी ये हमारा प्लेन के क्या है, नीचे है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, 3D में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये वेज फॉर्मूला है, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन ये एक बॉन्ड और कार्बन टू हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड, ये तो एक प्लेन में है, और जो सॉलिड वेज आपको दिखाई दे रहा है ये आपका अबो दी प्लेन है, करेक्ट। और जो डैश डैश आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये बिलो दी प्लेन है। तो इसको ऐसे 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि जो डार्क बॉन्ड जो आपको दिख रहा है वो है बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबो दी पेपर, एंड जो डॉट डॉट लाइन जो है वो है बॉन्ड गोइंग बिलो दी पेपर, करेक्ट। समझ में आ गया। तो और बाकी जो दो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दोनों के दोनों ये क्या है, प्लेन में है, करेक्ट। तो ये था वेज फॉर्मूला। तो मैं आपको वापस आपको बता देता हूं। तो देखिए, द 3 डायमेंशनल 3D व्यू ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन पेपर बाय रिप्रेजेंटिंग द सिंगल बॉन्ड यूजिंग द सॉलिड वेज। तो जो डार्क जो आपका जो बॉन्ड है वो सॉलिड वेज है, एंड डैश वेज जो आपके डैश डैश है वो डैश वेज है, एंड नॉर्मल लाइन मतलब जो CH बॉन्ड जो है प्लेन में है वो नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ए सॉलिड वेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द पेपर towards the reader, and a dash wedge is used to represent a bond going backward below the paper away from the reader, and normal lines depict bond in the plane of the paper seen the figure, correct. For convenience, solid and dash wedge can be represented by solid or bold and dash lines, correct. तो ये आपके प्रेजेंटेशन है आपका वेज फॉर्मूला। तो जिसमें आपके जो डैश लाइन है, नॉर्मल लाइन है, वो आपके प्लेन वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉलिड वेज जो है वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अबो दी प्लेन का। और जो आपके डैश वेजेज जो है ये आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिलो दी प्लेन वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था आपका वेज फॉर्मूला। अगला जो फॉर्मूला है वो है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और क्रॉस फॉर्मूला। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो इन दिस प्रेजेंटेशन ए 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज प्रोजेक्टेड ऑन प्लेन ऑफ द पेपर। ए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैन बी ड्रॉन बाय विजुअलाइजिंग द मॉलिक्यूल विद इट्स मेन कार्बन चेन वर्टिकल। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 या 3 कार्बन है, तो मेन चेन को आपको वर्टिकल लाइन पे लेना है। जितने ज्यादा कार्बन होंगे तो आपको वर्टिकल लाइन पे लेना है, और जितने कम कार्बन होंगे या जो ब्रांचिंग होंगी वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका वर्टिकल होना चाहिए। तो ईच कार्बन ऑन द वर्टिकल चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस। द कन्वेंशन इज दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द क्रॉस रिप्रेजेंट बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन, एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स गोइंग बिलो द कार्बन, एंड फिगर इलस्ट्रेट द कन्वेंशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, करेक्ट, और उसको फिशर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OH, देन इसका अगला एंड है CH3, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक तरफ OH से और एक तरफ H से, करेक्ट। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो जो वर्टिकल लाइन है आपकी, इसमें 3 कार्बन एटम है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो ये 3 कार्बन जो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, करेक्ट। तो इसको क्रॉस फॉर्मूला बोलते हैं या फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, करेक्ट। तो ये आपका तो 2D में है अभी फिलहाल, तो इसको आपको 3D में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, करेक्ट। तो 3D में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर कार्बन ये यहाँ है। अब देखिए जो ऊपर और नीचे के जो बॉन्ड है 2, यानी आपका C डबल बॉन्ड OH और CH3, इस बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे ही हमारा एक CH3 बॉन्ड भी यहां पर होगा CH3, और बाकी जो OH और H बॉन्ड जो कनेक्टेड है वो हम सॉलिड वेज से क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे दोनों को ही। तो एक हमारा सॉलिड वेज इधर होगा, एक हमारा सॉलिड वेज इधर होगा, करेक्ट। ये सॉलिड वेज है, इसके साथ एक तरफ हमारा हाइड्रोजन कनेक्ट है और एक तरफ हमारा क्या है, OH कनेक्टेड। तो इधर हम रखेंगे हमारा हाइड्रोजन और इधर हमारा रखेंगे OH, करेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं या फिर क्रॉस फॉर्मूला कहते हैं। अभी जरूरी नहीं कि हमारे पास क्रॉस में एक ही कार्बन हो, यहाँ तो एक कार्बन है,
ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा कार्बन भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक फॉर्मूला और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा अगला फॉर्मूला है CuOH, उसके बाद लास्ट में है हमारा CH3 और इसको 2 बार क्रॉस किया गया है, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमारे 4 होंगे। तो यहाँ पर भी हमारा OH है, यहाँ पर भी हमारा OH है, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H है। इसको भी हमको फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है, तो हम इसको भी फिशर प्रोजेक्शन में लिख सकते हैं। यानी आपके यहाँ पर राइट साइड का जो फॉर्मूला है वो आपका कौन सा है, सॉलिड और डैश वाला है, तो इसको वेज फॉर्मूला बोलते हैं, वेज फॉर्मूला। और आपका लेफ्ट साइड का है वो आपका फिशर फॉर्मूला है, करेक्ट। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, फिशर फॉर्मूला है। और इसको भी आप यदि सॉलिड वेज में, करेक्ट, और डैश वेज में रिप्रेजेंट करोगे यानी वेज फॉर्मूले में, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको भी सेम है। इस बार आपके 2 कार्बन होंगे, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, करेक्ट। नीचे जो CH3 है, ऊपर का जो C डबल बॉन्ड OH है, उसको हम डैश डैश लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी डैश डैश लाइन से करेंगे, वहां पर हमारा आ जाएगा CH3, करेक्ट। और दोनों कार्बन के ऊपर एक तरफ OH है, वो हम सॉलिड वेज से कनेक्ट करेंगे दोनों तरफ ही। तो एक हमारा सॉलिड वेज यहां होगा, एक हमारा सॉलिड वेज यहां होगा, एक हमारा सॉलिड वेज यहां होगा, और एक हमारा सॉलिड वेज यहां होगा, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, एक तरफ हमारे हाइड्रोजन रहेंगे और एक तरफ हमारे क्या रहेंगे, OH रहेंगे। तो यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं, एक तरफ H और एक तरफ OH। तो यहां पर मैं H ले लेता हूं, यहां पर OH ले लेता हूं, यहां पर H ले लेता हूं, यहां पर OH ले लेता हूं। तो राइट साइड के फॉर्मूले जो है ये भी क्या है, वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये थे आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और वेज फॉर्मूला, करेक्ट। वेज में जो है आपके 2 बॉन्ड जो होते हैं वो एक अबव एंड बिलो दी प्लेन होते हैं, यानी सॉलिड और डैश वेज, और बाकी जो नॉर्मल बॉन्ड है वो प्लेन में शो किए जाते हैं। एंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला जो है वो वर्टिकल लाइन पे होगा, करेक्ट, और जो आपकी जो ब्रांच होंगी जिसमें कार्बन नंबर कम होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा। अगला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला, करेक्ट। तो देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इथेन का एक एग्जांपल लिया है, यानी CH3। तो इसमें देखिए न्यूमान ये बताता है कि फ्रंट कार्बन जो होता है उसको सर्किल के सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सर्किल दिख रहा है आपको, पेरीफेरी दिख रहा है, वो आपका बैक कार्बन है, करेक्ट। तो बैक कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसके पेरीफेरी से निकले हुए, करेक्ट, यानी 3 हाइड्रोजन है CH3 ग्रुप के, यानी सर्किल जो है बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो पॉइंट है जहां से आपके 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हो रहे हैं वो आपका फ्रंट कार्बन है, करेक्ट। तो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड सेंटर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर तो वो जिसमें देखिए फर्स्ट जो है उसको स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे वाला हाइड्रोजन कार्बन टू कार्बन और सामने वाला कार्बन टू हाइड्रोजन का जो बीच का जो एंगल है दैट इज नथिंग बट क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल। तो वो डाईहेड्रल एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का है, मतलब जब हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, यदि आप उसको टॉप व्यू देखते हैं तो, है ना, उनके बीच में 60 का डिग्री का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं, करेक्ट। यदि मैं इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, करेक्ट, यदि मैं इसको रोटेट कर दूं, यानी रोटेशन 60 डिग्री का होगा, तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो इस फॉर्म को एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन कहते हैं। तो एक्लिप्स होता है वो लेस स्टेबल होता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या होंगे, रिपल करेंगे, जबकि स्टैगर्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो काफी फार हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या होता है, मोर स्टेबल होगा, और वो आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का।
जिसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये है लेस स्टेबल। तो देखिए इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं, करेक्ट। तो सबसे पहले देखिए कि CH3-CH3 मतलब ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, जिसमें बैक कार्बन को सर्किल से ड्रॉ किया जाता है, फ्रंट कार्बन को सेंटर से ड्रॉ किया जाता है एक डॉट से, करेक्ट। बैक कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो पेरीफेरी से निकलते हैं, तीनों हाइड्रोजन, करेक्ट, अल्काइल ग्रुप के, और फ्रंट कार्बन के जो होते हैं वो सर्किल के सेंटर से निकलते हैं, करेक्ट। इसमें 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एक स्ट्रक्चर वो जिसमें आपका डाईहेड्रल एंगल यानी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन फिर अगला कार्बन और फिर हाइड्रोजन, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज डाईहेड्रल एंगल, वो आपका 60 डिग्री का डिफरेंस है तो उसको स्टैगर्ड बोलेंगे। और यदि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पर डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है तो उसको एक्लिप्स कहेंगे। एक्लिप्स जो है लेस स्टेबल रहता है एंड स्टैगर्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए इन दिस मेथड projection of 3-dimensional molecule on the plane of the paper is drawn by visualizing the molecule by looking through a carbon-carbon single bond. But in such a case, the carbon single bond carbon is not visible. तो इसमें आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। A convention is followed to represent the front carbon by a point and the rear carbon by a circle around it, correct? तो फ्रंट कार्बन जो है वो आपको एक पॉइंट भी दिख रहा है और बैक कार्बन जो है आपको एक सर्किल दिख रहा है। द रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स एट ईच ऑफ दीज 2 कार्बन आर ड्रॉन लाइक स्पोक्स ऑफ ए व्हील। तो ये स्पोक की तरह से दिखाए गए हैं। कन्वीनियंसली 3 बॉन्ड्स एट द फ्रंट कार्बन आर शोन टू रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब मैंने बताया था कि फ्रंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो कहाँ रेडिएट हो रहे हैं, फ्रंट से रेडिएट हो रहे हैं, करेक्ट। एंड 3 bonds at the rear carbon are shown to radiate from the circumference of the circle। और जो 3 हाइड्रोजन आपको दिखाए गए हैं वो सर्कमफेरेंस से दिखाए गए हैं जो बैक कार्बन के हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो ये था हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सेम हम यहाँ पर भी इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इथेन में देखिए यहाँ पर ये वाला जो है आपका बैक कार्बन है और ये वाला जो है आपका क्या है, फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच के जो बॉन्ड को है ना स्लेंटिंग लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लेंटिंग लाइन में जो आपका बैक कार्बन है उसके हाइड्रोजन आपके 3 दिखाए गए हैं। सिमिलरली फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन भी दिखाए गए हैं। यदि इनमें भी सेम डाईहेड्रल एंगल यदि आपका 0 डिग्री हो जाता है, मतलब ये डाईहेड्रल एंगल ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो वो एक्लिप्स होगा। और यदि उनको 60 डिग्री पे आगे रोटेट कर दें तो अभी डाईहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इसको क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड कहते हैं। स्टेगर्ड जो होता है वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होती है और एक्लिप्स होती है वो लेस स्टेबल होती है, करेक्ट। तो साहॉर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉन्ग स्लेंटिंग लाइन। द लोअर एंड ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द फ्रंट कार्बन एट द अपर एंड ऑफ द रेड कार्बन। अपर एंड मतलब ये वाला जो है ये अपर पार्ट है, ये वाला लोअर है। तो लोअर वाला जो है फ्रंट कार्बन को बता रहा है, ठीक है, और अपर वाला जो है वो बैक कार्बन को बताता है। द रिमेनिंग 3 bonds एट द 2 कार्बन आर शोन टू रेडिएट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कार्बन, यानी एज द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ड्रॉन रादर elongated the bonds radiating from the front and rear carbon do not intermingle। तो ये था साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ऐसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।